हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 15 सितंबर के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना में कुल कितना खर्चा सरकार करेगी? तो ये देखिए, ये जो अभी क्वेश्चन है काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान नहीं है। ये आपको काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ समझना पड़ेगा कि ये पूरी योजना क्या है। राइट। एक तो पहले योजना का नाम देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यानी ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि ग्रामीण इलाकों को सड़क से जोड़ना है। आपकी बात ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें और कुछ ज़्यादा है। वो क्या? सबसे पहले ये योजना शुरू कब हुई थी भारत में? ये योजना स्टार्ट हुई थी सन 2000 में, यानी आज से 24 साल पहले, 25 दिसंबर के दिन। यानी 25 दिसंबर क्रिसमस डे जो होता है, अब तो खैर उसे उत्तम शासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। तो 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये किस मंत्रालय की योजना है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और मैंने कहा इसका चौथा चरण शुरू हो गया है, यानी इससे पहले ओबियसली इसके 3 फेज आ चुके हैं, 3 चरण आ चुके हैं। तो इसका सबसे पहला फेज स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला फेज सन 2000। सन 2000 से लेके 2012 तक चला पहला फेज। जो इसका दूसरा फेज था वो था 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2013 से चला 2019। इसका जो तीसरा फेज था वो 2019 से 2024, और अब इसका चौथा फेज स्टार्ट हो गया है 2024 ऑनवर्ड्स। अब सवाल ये है कि 2024 में अभी क्या चल रहा है? 2024-25, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद का टाइम है ये। राइट। तो हम कहेंगे 2024-25। राइट, क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष 2025 चल रहा है। तो सबसे पहली चीज, ये योजना कब से कब तक चलेगी? तो ये योजना चलेगी, जो कि आप क्वेश्चन में लिखा हुआ देख रहे हैं, 2024-25 से लेके 31 मार्च 2029, यानी वित्तीय वर्ष 2029 जब खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर 2029, 2029 जब एंड होगा, यानी 31 मार्च 2029 तक चलेगी। अंडरस्टूड? यानी आप कह सकते हैं 5 साल के लिए योजना चलेगी। पूरी योजना नहीं, चौथा चरण सिर्फ। योजना तो 2000 से चल रही है। अब इसमें यह पूछा है इसमें खर्चा कितना करेगी सरकार। जब खर्चे की बात हो रही है तो मैं सिर्फ फेज 4 की बात कर रहा हूं। तो इसमें सरकार खर्चा करेगी टोटल 70,125 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन सी। यानी कि ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बेसिक आउटलाइन आपकी क्लियर है कि किस मंत्रालय की योजना है, कब से कब तक चलेगी, कब स्टार्ट हुई थी, इत्यादि इत्यादि। क्या इसमें जो खर्चा है, क्या वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? ये जो 70,125 करोड़ है, क्या ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? नहीं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर खर्चा करेंगे। कितना करेंगे? तो 70,125 करोड़ में से 49,087 करोड़, यानी 49,087 करोड़ जो खर्चा होगा वो करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट्स हैं उनका खर्चा होगा 21,037 करोड़, यानी 21,037 करोड़। राइट, दिस इज अप्रोक्सीमेट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, आपको याद नहीं रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना और स्टेट कितना, बट एक ब्रॉड आउटलाइन आपको बता रहा हूँ। बेसिकली क्या है ना, इस योजना में जो 60% खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और 40% खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। राइट, जिस भी स्टेट में सड़क बन रही है उस स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो 60-40 का रेशो होता है। लेकिन अगर वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, डेजर्ट एरिया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, या इस तरह का कुछ है, तो फिर 90:10 का रेशो होता है। 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 10% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट करती है। राइट, अगर वो नॉर्थ ईस्ट, हिली, ट्राइबल या इस तरह का एरिया है तो। अब हम आते हैं इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स पे। इस योजना में हम करना क्या चाहते हैं? एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं अनकनेक्टेड हैबिटेशन। अनकनेक्टेड हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब आपका घर, आपका आवास, जहां आप रहते हैं, उसको बोलते हैं हैबिटेशन। अनकनेक्टेड मतलब वो कनेक्टेड नहीं है। राइट। देखिए क्या होता है ना, मान लेते हैं एक गांव है और उस गांव में लोग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वो सड़क से कनेक्टेड नहीं है, तो वो एक अनकनेक्टेड हैबिटेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे गांव कहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे जो ये हैबिटेशन वर्ड यूज करा है बड़े सोच समझ के किया गया है, क्योंकि पॉपुलेशन डिफाइंड है।
जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर मैदानी इलाका है यानी प्लेन वाला एरिया, जैसे हम जहाँ रहते हैं मान लीजिए हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये सब मैदानी इलाका है, प्लेन वाला एरिया है, खेती वाला एरिया है। तो इसमें अगर 500 या 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हम उसे एक हैबिटेशन बोलते हैं। ठीक है, हैबिटेशन बोलते हैं पॉपुलेशन साइज 500 से ज़्यादा। अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट या हिली एरिया है, तो वहाँ पे अगर 250 से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो फिर हम उसको एक हैबिटेशन बोल रहे हैं यहाँ पर। और इस स्कीम में अगर कोई मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है, कोई आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कोई आकांक्षी ब्लॉक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक, डेजर्ट एरिया है, तो उसमें भी 250 प्लस। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, हिली एरिया, यूनियन टेरिटरी, स्पेशल कैटेगरी एरिया यानी ट्राइबल, शेड्यूल 5 एरिया जिन्हें बोलते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, डेजर्ट एरिया, तो फिर वो 250 प्लस। और अगर कोई नक्सलाइट एरिया है यानी नक्सलवाद से प्रभावित कोई इलाका है, तो 100 प्लस। 100 प्लस, अगर 100 से ज़्यादा वहाँ लोग रहते हैं तो भी हम उसे हैबिटेशन बोलेंगे। और अनकनेक्टेड क्यों बोलेंगे? अगर, ध्यान से सुनिए, अगर मैदानी इलाकों में 500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो है 250 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और नक्सलाइट एरिया है और वहाँ 100 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड मतलब किसी सड़क से, ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड नहीं है, कम से कम आधा किलोमीटर मैदान वाले एरिया में, आधा किलोमीटर, मान लेते हैं कोई 500 लोग रह रहे हैं कहीं पे, 500 से ज़्यादा 600 लोग रह रहे हैं मान लेते हैं, तो हैबिटेशन हो गया वो। लेकिन जहां वो रह रहे हैं मैदान वाले इलाके में, आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर तक कोई भी सड़क नहीं है, तो उसे बोलेंगे अनकनेक्टेड हैबिटेशन। ठीक है, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट या हिली एरिया या ट्राइबल एरिया, अगर उसमें जहां भी वो लोग रह रहे हैं 250 से ज़्यादा और 1.5 किलोमीटर तक कोई भी आसपास ऑल वेदर रोड नहीं है, कोई भी सड़क नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे अनकनेक्टेड हैबिटेशन। अंडरस्टूड? तो मैदानी इलाकों में आधा किलोमीटर और हिली एरिया वगैरह जो है, स्पेशल एरियाज, उनमें 1.5 किलोमीटर तक अगर कोई सड़क नहीं है, जो नियरेस्ट सड़क है वो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो वो अनकनेक्टेड हैबिटेशन है। और हमें ऐसे कितने, मैं रिपीट करता हूं, हमें ऐसे पूरे भारत में कितने अनकनेक्टेड हैबिटेशन है जिनको जोड़ना है सड़कों से? तो आंसर है 25,000। ये मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की बात कर रहा हूं, यानी 4th फेज की बात कर रहा हूं। 4th फेज में हमारा टारगेट ये है कि 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशन को, जिसमें मैदान वाले इलाकों में पॉपुलेशन साइज 500 से ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट, हिली, ट्राइबल वगैरह उनमें 250 से ज़्यादा, और नक्सलवादी इलाका है तो 100 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और अगर मैदानी इलाका है तो आधा किलोमीटर, और अगर नॉर्थ ईस्ट या हिली या इस तरह का कोई ट्राइबल इलाका है तो 1.5 किलोमीटर दूर तक कोई सड़क नहीं है, तो अनकनेक्टेड हैबिटेशन है। और ऐसे हमें 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को सड़कों से जोड़ना है। और हम कितनी सड़क बनाएंगे इनको जोड़ने के लिए? ये 25,000 जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन है, इनको जोड़ने के लिए हम जो सड़क बनाएंगे वो है 62,500 किलोमीटर, 62,500 किलोमीटर। इतनी सड़क हमें बनानी है 4th फेज में। और इसमें खर्चा जो मैंने बताया आपको, खर्चा कितना था, वो हमारा क्वेश्चन का आंसर था 70,125 करोड़, यानी 70,125 करोड़। अब आपको स्कीम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, हम इसमें क्या करना चाहते हैं? तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब तो बल्कि हम इसमें काफ़ी इनोवेशन भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रोड बनाने के लिए, पहले रोड बनता था जो वो सिर्फ नॉर्मल जो मटेरियल ट्रेडिशनली यूज़ हो रहा है उससे बनता था, कोल तार वगैरह ये सब। लेकिन अब तो हम बहुत कुछ नया मटेरियल लेके आए हैं, यानी ऑल्टरनेट मटेरियल लेकर आए हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली रोड बना रहे हैं। जैसे प्लास्टिक वेस्ट से बना रहे हैं, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, हम फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग, इन सब से रोड बना रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव मटेरियल की भी कोशिश की जा रही है। एब्सोल्युटली क्लियर? तो ये थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में एक लोकप्रिय सजावटी मछली, ये इंग्लिश में याद रखना है आपको, ऑर्नामेंटल फिश बोलते हैं इन्हें। तो जो सजावटी मछलियां होती हैं, सजावटी मछलियां मतलब रंग बिरंगी मछलियां, आपने एक्वेरियम घर में देखा होगा, कईयों के घरों में या कंपनी में एक्वेरियम लगा होता है, उसमें रंग बिरंगी मछलियां होती हैं। हम, याद है बचपन में जब मछली बनाते थे तो रंग बिरंगी मछलियां जो हैं हम ड्रॉ करते थे। तो जो रंगीन मछली नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, इस ऐप का क्या फ़ायदा है? मोबाइल ऐप का नाम क्या है? रंगीन मछली। रंगीन मछली एक मोबाइल ऐप का नाम है। इसे किसने विकसित करा है? ये ऐप किसने बनाया है? इस ऐप को बनाया है केंद्रीय मीठा जल कृषि संस्थान। कहाँ पे है ये?
केंद्रीय मीठा जल कृषि संस्थान, ये भुवनेश्वर में है, तो आंसर है ऑप्शन बी। और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR के अधीन काम करने वाला संगठन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। यहाँ पे जो मीठे पानी की, यहाँ पे मीठे पानी से मतलब है साफ पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी। और इसके नीचे देखिए ऑप्शन सी, केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान, ब्रैकिश वाटर यानी समुद्र का पानी, नमकीन पानी, सॉल्टी वाटर। तो दो अलग अलग संस्थान है और दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं। जो मीठा जल कृषि संस्थान है वो भुवनेश्वर में है और जो खारा जल कृषि संस्थान है वो चेन्नई में है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि की जाती है। अब ये रंगीन मछली जो ऐप है, इसका फ़ायदा क्या है? इस ऐप पे आपको ये पता चल जाएगा कि रंगीन मछलियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कहाँ से मिलेगी, लेटेस्ट कोई एक्वेरियम आपके पास, प्रोफेशनल एक्वेरियम जहाँ पे आप ले सकते हैं जाके, कोई संगठन आसपास, और कौन कौन सी मछलियाँ हैं जो आप ले सकते हैं, क्या उनका प्राइस है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी जानकारी आपको रंगीन मछली मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने इस मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा, ये अभियान की शुरुआत करी है। देखिए, जब भी कोई अभियान होता है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है लोगों को जागरूक करना, राइट? तो हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की। ये बाय द वे, ये जो विभाग है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय कब बना था? 2019 में बना था। उससे पहले अलग अलग मंत्रालय थे जिनको मिला के जल शक्ति मंत्रालय बना था। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है और इन्होंने आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, यानी आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, उनके साथ मिलकर अभियान चलाया है स्वच्छता ही सेवा। ये अभियान चलेगा कब से कब तक? 17 सितंबर से। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है, तब से स्टार्ट हुआ और 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी गांधी जयंती तक चलेगा। और ये 7वीं बार हो रहा है ये अभियान, राइट? और ये साल खास इसलिए भी है 2024 क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करा था 2 अक्टूबर 2014 को और अब 2 अक्टूबर 2024 आने वाला है, यानी इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के, और स्वच्छता ही सेवा के 7 साल पूरे हो जाएंगे, यानी ये अभियान इस साल 7वीं बार चल रहा है। अब सवाल ये है, अभियान में हम क्या करना चाहते हैं? तो उसके लिए आप अगली स्लाइड पे आइए। इस अभियान में हम ये 3 चीजें करना चाहते हैं। क्या? स्वच्छता की भागीदारी। देखिए, जन भागीदारी के बिना स्वच्छता पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, ये सफाई कर रहे हैं लेकिन लोग गंदगी मचाए जा रहे हैं, तो क्या स्वच्छता रह सकती है? तो स्वच्छता की भागीदारी यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन, जागरूकता और एडवोकेसी एक्टिविटीज करना, संपूर्ण स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्लीनलीनेस ड्राइव वगैरह चलाना, शहरों में कठिन और आसानी से सफाई ना जहाँ पे हो पाए ऐसे दुर्गम इलाके उनकी सफाई करना, डिफिकल्ट एंड डर्टी स्पॉट जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं उनकी सफाई करना, और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे गटर होते हैं जिन्हें गटर या सीवर या सेप्टिक टैंक अंग्रेजी में कहा जाता है, उनकी सफाई आज भी जो कंजर्वेंसी वर्कर जिन्हें कहते हैं वो करते हैं, गटर के अंदर उतर के उनकी सफाई करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और दूसरी जहरीली गैस सूंघकर उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें जो सफाई मित्र हैं, हमारे सफाई कर्मी, सैनिटेशन वर्कर, उनकी स्वच्छता, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसके लिए शिविर चलाए जाएंगे। तो ये सब काम हम स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है उसमें करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये है वो अभियान, और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ये भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट स्कीम है जो मैं समझाऊंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र यानी पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना। इसको मंजूरी दी है। ये योजना कितने सालों के लिए जो है बसों का संचालन, ई बस का संचालन, उसका समर्थन करेगी? तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका 12 साल। आंसर है इसका 12 साल। और अब इसको डिटेल में समझते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं? उन्होंने अभी ई बस सेवा योजना भी स्टार्ट की थी, पहले भी ई बसेस की बात हुई थी, लेकिन ई बस चलाना आसान नहीं है, खास तौर पे सरकारी विभागों के लिए। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहले थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल हम देख लेते हैं। ये योजना कब से कब तक चलेगी? ये योजना चलेगी अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है यानी 2024-25,
से लेके ये चलेगी 2028-29 तक, यानी 31 मार्च 2029 तक, फाइनेंशियल ईयर 29 तक। क्लियर? तो इसमें हम करना क्या चाहते हैं, इसमें टोटल खर्चा कितना होगा, इसमें खर्चा होगा 3,435.33 करोड़। ये जो डॉट के बाद है ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, और इवन अमाउंट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक ब्रॉड आइडिया ले सकते हैं कि ठीक है, एक मोटा मोटी 3400 करोड़ के आसपास का खर्चा इसमें होगा, राइट। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं वो देखिए, वो समझिए। मान लेते हैं, तो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब नॉर्मल जो सरकारी बसें चलती है उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, राइट। मेट्रो चलती है, सरकार चलाती है, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो, तो उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, अब यहाँ पे क्योंकि बस की बात कर रहे हैं, ई बस सेवा है ये, ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी पीएसएम। मान लेते हैं, चलिए एक राज्य है हरियाणा, तो हरियाणा परिवहन निगम, हरियाणा परिवहन निगम यानी हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो चाहता है कि मैं ई बसेस चलाऊं जिससे प्रदूषण ना हो। सीधी सी बात है, क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये बसें महंगी बहुत हैं। एक नॉर्मल बस के मुकाबले अगर आप देखें, इवन वैसे देख लीजिए, अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी देखें और इलेक्ट्रिक व्हीकल देखें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्टली रहती है, तो ई बसेस भी काफ़ी कॉस्टली आती हैं। तो चलिए मान लेते हैं एक कंपनी है ई बसें बनाने वाली, कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड एक कंपनी है, कई कंपनियां हैं, लेकिन एक कंपनी खास तौर पे जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है वो है अशोक लेलैंड। अब हरियाणा सरकार चाहती है कि हरियाणा में ई बसेस चलें, राइट, लेकिन अपफ्रंट खर्चा बहुत है। मान लीजिए अगर एक बस जो है वो 50 लाख रुपए की आती है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक बस 50 लाख रुपए की आती है और हरियाणा सरकार सोचे कि मुझे 200 बस चलानी है, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। 200 को आप 50 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 100 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो हरियाणा परिवहन विभाग के पास इतना पैसा नहीं है, राइट। तो इसमें एक मॉडल आया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि इस योजना का टारगेट क्या है, इस योजना का टारगेट ये है 2024-25 से 2028-29 तक चलेगी, यानी 5 साल के लिए चलेगी। हमारा टारगेट है इसमें कम से कम 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को चलाना, यानी 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को चलाना, ये हमारा टारगेट है। अब 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलानी है, तो सोचिए कितना खर्चा हो जाएगा। विभिन्न जो राज्य हैं उनके परिवहन निगमों का, राइट, किसी के हिस्से में कुछ, किसी के हिस्से में कुछ आएगा, लेकिन बहुत खर्चे का काम है। तो इसके लिए सरकार ने एक चीज निकाली है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम क्या करेंगे, हम अशोक लेलैंड कंपनी को बोलेंगे कि हरियाणा परिवहन निगम आपको पूरा 50 लाख एक साथ नहीं देगा, आपको हर महीने पेमेंट करेगा वो, राइट, हर महीने पेमेंट करेगा। तो अशोक लेलैंड कंपनी कहेगी इसमें मेरा एक रिस्क, मेरा एक रिस्क है। रिस्क क्या है, मैंने 50 लाख रुपए की गाड़ी उनको दे दी, हरियाणा परिवहन निगम को, उन्होंने हर महीने मेरे को किश्त देनी शुरू कर दी। भाई किश्त 1 साल तक आई, मान लो फिर नहीं आई, मेरा तो एसेट गया ना, मेरी तो 50 लाख की बस हाथ से गई। अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा? तो सरकार कह रही है उसकी गारंटी मैं ले रही हूं। मैं से क्या मतलब है यहाँ पे, मैं से मतलब है यहाँ पे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL। और ये CESL जो कंपनी है, ये किसकी सब्सिडरी है? ये सब्सिडरी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा दक्षता सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है, जिसका काम है ऊर्जा दक्ष बनाना चीज़ों को। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ये कह रही है किसको? अशोक लेलैंड को, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं या ई बस मैन्युफैक्चरर हैं, कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इस केस में जो एग्जांपल मैंने आपको दिया हरियाणा परिवहन निगम, अगर उन्होंने पेमेंट नहीं की टाइम पे, तो मैं करूंगी। और इनके पास पैसा कहां से आएगा? इनके पास पैसा वही आएगा 3400 करोड़ जो सरकार ने रखा है, यानी 3,435 करोड़ जो सरकार ने पैसा रखा है, उसी में से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड अगर कोई पेमेंट नहीं हो पाती तो वो उसे पे कर देगी, ठीक है। और बाद में वो वसूलती रहेगी परिवहन निगम से। वो सरकारी, दो सरकारी विभागों के बीच की बात है, लेकिन अशोक लेलैंड को पैसा मिल जाएगा। तो अशोक लेलैंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाने से कतराएगी नहीं, राइट। और हमारा ये मॉडल चलता रहेगा। बाय द वे, ये योजना जो है ये किस मंत्रालय की योजना है? ये भारी उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की योजना है ये।
ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? और हमारा टारगेट है 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को कम से कम चलाना, सड़कों पे उतारना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं? ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी, पब्लिक पीपीपी में भी बहुत सारे तरह के मॉडल होते हैं। इस मॉडल को बोलते हैं ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, जीसीसी मॉडल, ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। इसमें जो पीटीए है यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उन्हें पूरी अपफ्रंट कॉस्ट एक साथ नहीं देनी। जीसीसी मॉडल में उन्हें क्या करना है, जो ई बस मैन्युफैक्चरर है उनको मंथली पेमेंट करनी है। लेकिन जो ई बस मैन्युफैक्चरर है वो हेजिडेंट है, क्योंकि उनका कंसर्न है कि पोटेंशियल पेमेंट डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए फिर कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि इस योजना की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इस योजना को लागू कर रही है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, उसने गारंटी ली है पेमेंट्स की। राइट, इट विल मेक द नेसेसरी पेमेंट फ्रॉम द स्कीम फंड। और स्कीम फंड कितने का है? 3,435 करोड़ रुपए। तो योजना आपको अच्छे समझ में आ गई। एक यहाँ पे जिसे कहते हैं ना गूगली क्वेश्चन आ सकता है, ये पीएम ई बस सेवा, ये तो 2023 में लॉन्च हुई थी योजना, ये किस मंत्रालय की योजना है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना। लेकिन पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को कौन लागू करेगा? तो भारी उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो दोनों अलग अलग हैं, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम अलग है और ई बस सेवा अलग है। समझ में आया? अगर सिर्फ पीएम ई बस सेवा पूछा है आपसे, तो फिर आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यह भी काफी डिफिकल्ट गवर्नमेंट स्कीम है जो लॉन्च हुई है, आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ यानी 12,461 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से कब तक लागू की जाएगी? वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन अगेन हम काफी डिटेल में इसको समझेंगे। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब आप एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, जल विद्युत परियोजना, उसमें क्या करते हैं? एक बांध बना देते हैं, वहां से पानी को गिराते हैं, यही करते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। वो ग्रेविटी डैम होता है, वो एक मॉडल है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी होता है कई बार, क्योंकि डैम बनाना बहुत खर्चे का काम है और डैम बनाने में और टेक्निकल इश्यूज भी बहुत सारे हैं। जैसे वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, फिर वो विस्थापित हो जाते हैं, वो अपने ही देश में रेफ्यूजी हो जाते हैं, उनका पुनर्विस्थापन, उनको ढंग से कहीं पे और बसाना, वो सब भी नहीं हो पाता है। तो आंदोलन भी बहुत सारे होते हैं, तो उतना आसान नहीं है बांध बनाना। और दूसरी बात, हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम नदी में ही थोड़ा सा स्टेप दे देते हैं, चलती नदी में। देखिए बांध जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पानी को इकट्ठा कर लेते हैं बांध बना के। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि आप एक आर्टिफिशियल स्टेप क्रिएट कर दो, जिससे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरे। उसमें बांध बनाने की जरूरत नहीं है। इन्हें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, उसमें कोई बांध नहीं बन रहा। तो कई तरह की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कई तरह की होती हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है कि जल विद्युत परियोजना बनाने में खर्चा बहुत आता है। और ये मैं नॉर्मल खर्चे की बात तो कर नहीं रहा, जो बांध बनाने का खर्चा है या मशीन्स का खर्चा है वो नहीं, और बहुत तरह का खर्चा है। एक वर्ड यूज करते हैं हम, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो आपने एक बांध बना दिया, अब वहाँ पे बिजली बनने भी शुरू हो गई, आप क्या करेंगे? पानी को गिराएंगे ऊंचाई से, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो बहता पानी है, जो उसकी स्पीड है, उससे टरबाइन मूव होगी और बिजली बनेगी। यही यही करते हैं हम। जल विद्युत का मतलब ही यही है, हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है। लेकिन उसके अलावा बहुत खर्चे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बांध बनाएंगे तो बांध तक जाने के लिए सड़क होनी चाहिए, राइट? फिर बांध तक जाने के लिए रेलवे होना चाहिए, बांध तक जाने के लिए वहाँ पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बहुत सारा, एंटीने वगैरह लगे हों, ये सब चीज़ें हों, टेलीकॉम सर्विसेज होनी चाहिए, वहाँ पर रोड होने चाहिए जाने के लिए, ब्रिजेस होने चाहिए, पुल होने चाहिए, राइट? वहाँ पे जो बिजली उत्पन्न हो रही है, वो बिजली बनेगी तो उसे ग्रिड से भी तो जोड़ोगे आप, कहीं तो स्टोर करोगे ना, तो नेशनल ग्रिड में भेजोगे, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइनें होनी चाहिए वहाँ पे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इनका खर्चा बहुत है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो योजना मैं आपको बता रहा हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा। क्या आप किसी ऐसी जगह पे बांध बनाओगे जहां पे कोई सड़क ही नहीं जाती? इम्पॉसिबल है, राइट? तो बुनियादी ढांचा चाहिए, और उसकी लागत के लिए सरकार बजटीय सहायता देती है। सरकार ये कहती है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को आप कहोगे कि आइए आप एक काम करिए, अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाइए,
वो कहेंगे देखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का खर्चा तो है 5,000 करोड़, और जो अरुणाचल में जो इतने दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे सड़क बनाने का खर्चा, वहाँ पे उसको बिजली से जोड़ने का खर्चा, ग्रिड से जोड़ने का खर्चा, वहाँ पे रेलवे तक पहुँचाने का खर्चा, वो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं रहेगा, सस्टेनेबल नहीं रहेगा, सतत नहीं रहेगा। तो सरकार कह रही है ठीक है, मैं काम करती हूँ, जो जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए मैं आपकी सहायता करती हूँ। तो ये योजना है वो। और इसमें सरकार कितना खर्चा करेगी? इसमें सरकार खर्चा करेगी 12,461 करोड़, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, 12,461 करोड़। और ये योजना कब से कब तक चलेगी? तो ये योजना 2024-25 यानी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है इसी फाइनेंशियल ईयर से, और ये चलेगी 2031-32 तक। तो आंसर है ऑप्शन बी। आंसर है ऑप्शन बी, यानी 31 मार्च 2032 तक, फाइनेंशियल ईयर 32 जब खत्म होगा तब तक ये योजना चलेगी, राइट। और ये योजना कौन से मंत्रालय की योजना है? ऊर्जा मंत्रालय, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसकी योजना है ये। तो अब मैं आपको बताता हूं सरकार इसमें कैसे बजटरी सपोर्ट देगी। बाय द वे, सरकार जो ये पैसा खर्च करेगी 12,461 करोड़, सरकार का टारगेट क्या है? कितनी हाइड्रो पावर जनरेट हम करना चाहते हैं? हम चाहते हैं 31,350 मेगावाट, यानी 31,350 मेगावाट। इतनी हाइड्रो पावर सपोर्ट करने के लिए हम पैसा देंगे, यानी इतनी हाइड्रो पावर का सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कई तरह के सब्सिडी, कई तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे, राइट। और एक चीज़ और, ये उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगी ये वाली योजना जो कम से कम 25 मेगावाट के तो होने चाहिए, यानी मिनिमम कैपेसिटी। बहुत छोटे अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मिनिमम 25 मेगावाट कैपेसिटी के होने चाहिए। इज दैट क्लियर? क्या ये योजना पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करेगी? पम्प्ड स्टोरेज क्या होता है? अब देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि मान लो मैं बिजली बनाऊं पानी को गिरा के और मैं उसे स्टोर कर लूं सेल में। जो सेल होता है, आप नॉर्मल टॉर्च के अंदर सेल डालते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं आप? बिजली स्टोर है उसमें। तो एक तो वही है बैटरी सेल, उसमें स्टोर कर लो आप। दूसरा एक पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, दो बांध बनाते हैं, एक ऊंचाई पे और एक थोड़ा सा नीचे। तो उसमें हम ये करते हैं, मान लो बिजली की डिमांड जब ज़्यादा है तो ऊपर वाले बांध से पानी नीचे वाले बांध में भेजेंगे। नीचे वाले बांध में जो है पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा उससे, और ऊपर वाले बांध से जब नीचे भी की तरफ पानी आएगा उससे भी बिजली बनेगी, और नीचे वाले बांध से फिर जब पानी गिरेगा तब भी बिजली बनेगी। तो ऊपर वाले बांध से नीचे वाले बांध में हम भेजते हैं पानी, जब ये डिफरेंट हाइट पे बनाते हैं, जब बिजली की डिमांड ज़्यादा है। जब बिजली की डिमांड कम है तो हम नीचे वाले बांध से ऊपर वाले बांध में धीरे धीरे पानी भेजते रहते हैं। तो एक तरह का हमारा आर्टिफिशियल स्टोरेज हमने क्रिएट कर दिया। हमने दो बांध बनाए, और जब बिजली की डिमांड कम है तो नीचे वाले डैम से ऊपर वाले डैम में धीरे धीरे पानी भेजते रहो, चढ़ाते रहो। जब बिजली की डिमांड ज़्यादा आई तो एकदम से ऊपर वाले बांध से नीचे वाले बांध में पानी गिराओ। इसको बोलते हैं पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये भी एक तरह का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो क्या हम इसमें पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे? यस, करेंगे। हम 15,000 मेगावाट तक का इसमें पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट चाहते हैं। यानी जो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट होंगे जितने भी इसमें लगेंगे, उनकी जो टोटल एक्यूमुलेटिव कैपेसिटी है, क्यूमुलेटिव कैपेसिटी, वो 15,000 मेगावाट होनी चाहिए। उतना हम सपोर्ट इस स्कीम में देंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे, हम इसमें कैसे सपोर्ट देंगे। तो देखिए, इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट हैं। मैंने आपको बताया कि 25 मेगावाट का तो प्रोजेक्ट कम से कम होना चाहिए। तो पहला वो प्रोजेक्ट है जो 200 मेगावाट तक के हैं, यानी 25 मेगावाट से 200 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट हैं। और दूसरे प्रोजेक्ट वो हैं जो 200 मेगावाट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हैं, यानी बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। तो पहले बात करते हैं जो 25 से 200 मेगावाट तक के हैं। उसमें हम हर 1 मेगावाट के ऊपर 1 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट देंगे। एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बियर करेंगे। एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं अब आपको बता चुका हूं। इसमें सरकार बांध बनाने के लिए पैसा नहीं दे रही, मशीनों के लिए पैसा नहीं दे रही, उन सब कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए नहीं दे रही पैसा। इसमें सरकार सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दे रही है। सड़कें बनाना, रेल पहुंचाना वहां तक, उड़न खटोले, रोपवे, केबल कार जिसे बोलते हैं, वो लेके जाना वहां तक, उन सब के लिए सरकार पैसा दे रही है। तो अगर वो प्रोजेक्ट जितने भी मेगावाट का है, हर 1 मेगावाट के ऊपर 1 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार देगी, बजटरी सपोर्ट देगी। तो अगर मान लो वो प्रोजेक्ट, लेट सपोज वो प्रोजेक्ट है 125 मेगावाट का, तो सरकार कितना बजटरी सपोर्ट देगी उसके लिए? 125 करोड़। 125 करोड़। मैक्सिमम वो प्रोजेक्ट जो है 200 मेगावाट तक का हो सकता है, और मिनिमम 25 मेगावाट का हो सकता है, और 1 करोड़ पर मेगावाट सरकार उसमें देगी। क्लियर यहां तक? चलिए
अब आते हैं दूसरे पे। अगर वो प्रोजेक्ट मान लो 200 मेगावाट से ज़्यादा का है तो क्या? अगर वो प्रोजेक्ट 200 मेगावाट से ज़्यादा का है तो सरकार 200 करोड़ देगी मिनिमम, और 200 से ऊपर जितना है उसके लिए देगी 0.75 करोड़ पर मेगावाट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं वो प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का है तो कितना खर्चा सरकार करेगी, उसमें बजटरी सपोर्ट कितना देगी? 200 तो देगी क्योंकि 200 से ज़्यादा का है। तो 200 के ऊपर कितना ज़्यादा है? 100 मेगावाट, क्योंकि 300 का है। तो 100 मेगावाट इंटू 0.75 करोड़ यानी 75 करोड़, और तो 275 करोड़ का सपोर्ट सरकार देगी, राइट। यानी 200 मेगावाट से अगर ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो 200 करोड़ प्लस 0.75 करोड़ पर मेगावाट एक्सीडिंग 200 मेगावाट, राइट। अच्छा, मान लीजिए 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो सरकार कितना पैसा देगी? अगर 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो 200 करोड़ तो देगी, और 200 मेगावाट से कितना ऊपर है? 200, तो 200 इंटू 0.75 करोड़ जो कि हो जाता है 150 करोड़। तो 200 प्लस 150 यानी 350 करोड़ सरकार बजटरी सपोर्ट देगी। अंडरस्टूड? तो ऐसे सरकार चाहती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम पैसा दें। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे। भारत ने ओमान के साथ एक एक एक्सरसाइज करी है, ईस्टर्न ब्रिज। कहाँ पे करी है ये? ओमान हमारा अच्छा मित्र है, मित्र कह सकता हूँ क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा भारत के लोग ओमान में नौकरी करते हैं, और बहुत ज़्यादा रेमिटेंस भी वहाँ से आता है। ओमान ने भारत को डुकम आइलैंड भी दिया हुआ है इंडियन ओशियन में। डुकम आइलैंड हमारे लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस का काम करेगा आगे जाके। तो ओमान के साथ हम 3 युद्ध अभ्यास करते हैं। कौन कौन से? जमीन पे करते हैं अल नगा, यानी आर्मी करती है अल नजा, जिसके बारे में इसी वीडियो में आगे बात करूंगा। नेवी नेवी करती है नसीम अल बहार, नसीम अल बहार, और वायुसेना करती है ईस्टर्न ब्रिज। तो ये हुआ मसीरा एयरबेस में ओमान में, ऑप्शन बी। 11 से 22 सितंबर तक ये हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किस संस्थान के साथ मिलकर एआई मॉडल की तुलना और सत्यापन के लिए एक खुला सार्वजनिक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर उसने हस्ताक्षर करे? क्वेश्चन को आसान भाषा में समझाता हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है क्या? ये हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और ये आयुष्मान भारत योजना को लागू करता है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को भी यही लागू करता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो आएंगे उनको बेंचमार्क करेगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। इसको बोलते हैं बेंचमार्क करना। क्या है ना, हम क्या करेंगे, हम अपनी बहुत बड़ी आबादी, उनके जो डिजीज़ वगैरह हैं उनके फोटोग्राफ्स ले लेंगे। जैसे एक्सरे ले लिया, मान लो 100 करोड़ लोगों के एक्सरे ले लिए हमने, तो लंग एक्सरे जो है हम बता पाएंगे कि किसी का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कि क्या डिजीज़ है। आपको डॉक्टर होना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी बेंचमार्किंग कर रखी है कम से कम 100 करोड़ एक्सरे से। तो कोई भी एक्सरे नया डालोगे तो वो बता देगा क्या डिजीज़ है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल तैयार किए जाएंगे, और ये काम आईआईटी कानपुर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर करेगा। अब सवाल ये है कि डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से, क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हम क्या कर रहे हैं, हर पेशेंट को 14 अंकों का 14 डिजिट का एक कोड दे रहे हैं, और वो कोड जो होगा सारे उसके मेडिकल हिस्ट्री, उसके एक्सरे, सारा उसकी कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, कौन से डॉक्टर को दिखाया, पूरा रिकॉर्ड रहेगा। वहाँ से हम डेटा ले लेंगे, वरना डेटा जनरेट करने की भी कॉस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती। हाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से हम डेटा ले लेंगे, उसको फिर आर्टिफिशियल मॉडल हम तैयार करेगा, वो टेक्निकल काम करेगा आईआईटी कानपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आईआईटी कानपुर। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है 2021 में स्टार्ट हुआ था। नवीन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस स्थान पर चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन कर रहा है, री इन्वेस्ट नाम से। तो री इन्वेस्ट नाम से कॉन्फ्रेंस हो रहा है। वैसे हर साल दिल्ली में होता है, इस बार दिल्ली में नहीं हो रहा है, इस बार महात्मा मंदिर गांधीनगर में हो रहा है। तो आंसर है गांधीनगर। आजकल वैसे ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस कहाँ होते हैं, या तो भारत मंडपम में होते हैं प्रगति मैदान में, या फिर द्वारका में एक यशो भूमि है, दिल्ली में एक जगह है द्वारका, तो वहाँ पे यशो भूमि करके बनाया है बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट के पास, वहाँ पे होते हैं। लेकिन ये गांधीनगर में हो रहा है, तो ये अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। और कौन करवा रहा है इसको, री इन्वेस्ट को? इसको करवा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों करवा रहा है? देखिए, हमारा टारगेट है, हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए 2030 तक। उसके लिए पैसा लगेगा, कितना फंड लगेगा? लगभग 30 लाख करोड़। तो इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें हम प्राइवेट कंपनियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आओ और इन्वेस्ट करो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मीठा जल कृषि संस्थान, वही जो भुवनेश्वर में है, जिसके बारे में मैंने इसी वीडियो में आगे बात की थी,
एक मछली की नई किस्म तैयार करी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अमृत कतला। कतला एक मछली होती है, कई लोग कटला भी बोलते हैं इसे, और ये मछली खाई जाती है, लोग इसका भक्षण करते हैं, इस मछली का सेवन करते हैं। और अब इन्होंने इसी मछली की एक काफ़ी इम्प्रूव्ड वैरायटी तैयार करी है। नॉर्मली ये मछली 1 किलो 200 ग्राम यानी 1.2 केजी की होती है, ये वाली 1.8 केजी तक है। तो ज़्यादा वजन है, ज़्यादा फूड सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कर पाएगी उन लोगों के लिए जो मछली खाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमृत कतला। ये मछली तैयार करी है अगेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ने। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है आर एस शर्मा। आर एस शर्मा एक बहुत ही काबिल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अफसरशाह रहे हैं। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, टीआरएआई के चेयरमैन थे। ये एक समय में यूआईडीआई के मिशन डायरेक्टर थे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ थे। तो अब ये बने हैं ओएनडीसी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ओएनडीसी सरकारी ई कॉमर्स है, 2021 में स्टार्ट करा था डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। और एमएसएमई मंत्रालय चाहता है कि जो एमएसएमई है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी पे सामान बेचें। इसलिए एमएसएमईज को तैयार करने के लिए टीम योजना शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, जिसमें 277 करोड़ रुपीस का खर्चा होगा। 2024 से 2027 3 साल के लिए योजना चलेगी। टीम योजना, टीम की फुल फॉर्म है ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम। भारतीय सेना सैन्य अभ्यास कर रही है अल नजा, 5वीं बार कर रही है, किस देश के साथ? तो आंसर है ओमान। ये ओमान में कहाँ पे हो रहा है? ओमान में एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम है सलाला, एक शहर है सलाला, SALALAH, सलाला शहर, वहां पे हो रहा है। और ये कौन सी बार हो रहा है? 5वीं बार हो रहा है। 2015 में पहली बार हुआ था, हर 2 साल में एक बार होता है, यानी बीनियल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करा, भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी। इसमें हमारे लड़ाकू विमान और ये सब चीज़ें दिखाई गई, हमारा ग्लोरियस एयरक्राफ्ट वगैरह दिखाए गए, हमारी सैन्य शक्ति दिखाई गई। कहाँ पे हुआ ये जोधपुर में हुआ। जोधपुर में ये प्रदर्शनी हुई, भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी। जोधपुर राजस्थान में है और जोधपुर एक कारण से न्यूज़ में हो रहा था। हमारी भारतीय वायुसेना ने एक अभ्यास कराया जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वाइटेड थे। इसका नाम था तरंग शक्ति। तरंग शक्ति 2 जगह पे हुआ, शुरू हुआ तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में, SULUR सुलूर, और खत्म हुआ जोधपुर में। तो 2 चरणों में हुआ, 2 फेजेस में हुआ था तरंग शक्ति अभ्यास। पहला चरण था सुलूर तमिलनाडु में और दूसरा चरण था जोधपुर में। सरकार ने कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट 2013 उसके सेक्शन 2 के तहत, सेक्शन 2 धारा 2 के तहत कौन सी कंपनी को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान का दर्जा दिया है? सार्वजनिक वित्तीय संस्थान यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कंपनी है नैबफेड, यानी आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक बैंक है, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, भारत में बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उनको फाइनेंस करता है नैबफेड। ये नया संगठन है, 2021 में ही बना है, ये 2021 में बना है। और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इसको डिक्लेयर करने का फायदा ये होगा कि अब ये बहुत ही बड़े लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस कर पाएगा। तो अंडर द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसको आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ, आरबीआई से कंसल्ट करके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको दर्जा दिया है एक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। नैबफेड कब बना था? 2021 में। याद रखिए इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका नाबार्ड से कोई लेना देना नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी कंपनी का नाम नैब से स्टार्ट होता है तो हमें लगता है वो नाबार्ड से लेना देना होगा, नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसका नहीं है। जिसका लेना देना है वो बता देता हूँ। 2 कंपनियां न्यूज़ में आई थी अभी, वैसे तो नाबार्ड की बहुत सारी सब्सिडरी हैं। एक तो न्यूज़ में आई थी नैब वेंचर्स, क्योंकि आप जानते हैं हमारे कृषि मंत्रालय ने एक 750 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, एग्री श्योर फंड। एग्री श्योर फंड का फंड मैनेजर कौन है? नैब वेंचर्स। याद आया कुछ? इस तरह से कोशिश करिए चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ने की, तभी आपका जो नॉलेज है वो निखरेगा, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और एक और नाबार्ड की सब्सिडरी है जो अभी न्यूज़ में आई थी, जिसका नाम है नैब संरक्षण। नैब संरक्षण ये न्यूज़ में क्यों आई थी? क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया हुआ है भारत सरकार ने, AIF। उसमें अब किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी लोन ले सकते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो लोन लेंगे उसके लिए क्रेडिट गारंटी कौन देगा? नैब संरक्षण। तो नाबार्ड की दोनों सब्सिडरी न्यूज़ में आई थी, नैब वेंचर्स और नैब संरक्षण। अंडरस्टूड दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी अपनी लघु कथा, फिक्शन स्टोरी। फिक्शन क्या होता है? 2 तरह की अंग्रेजी किताबें होती हैं या किसी भी भाषा की किताबें होती हैं। फिक्शन मतलब काल्पनिक किताब, नॉन फिक्शन मतलब जो थोड़ा बहुत रियलिटी पे बेस्ड होती है, तो उसको नॉन फिक्शन बोलते हैं। तो फिक्शन कैटेगरी में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? सिंगापुर में 4 भाषाएं हैं, 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? एक है चाइनीज, एक है मले,
एक है तमिल और एक है इंग्लिश। ये 4 सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इनमें अवार्ड दिए जाते हैं हर 2 साल में एक बार, यानी ये भी बिनियल होता है सिंगापुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो भारतीय मूल की प्रशांति राम को मिला है, तो आंसर है ऑप्शन ए। तो ये सारे अवार्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं, बस यही मुझे लगा कि थोड़ा सा आ सकता है प्रशांति राम वाला, तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्र में जो रिसर्च है उसको करने के लिए 4 भारत के उत्कृष्ट संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है? तो ये है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि नोएडा में है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये भारत के 4 इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रिसर्च करेगा। कौन कौन से हैं ये? तमिलनाडु की फिजिकल एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में है, वॉक्सन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद, और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, काइट, इनके साथ मिलके, राइट। वैसे ये जो इंस्टीट्यूट देख रहे हैं आप, ये वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से मुझे टेड टॉक का इन्विटेशन आया था लास्ट वीक, 2 हफ्ते पहले, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं जनरली ये सब मैं नहीं जाता हूँ टेड टॉक्स वगैरह में। तो एक मैंने दिया था आई एम रांची में कोविड के समय में, बस वही। मैं थोड़ा अंतर्मुखी हूँ, ये सब कॉन्फ्रेंस वगैरह इनमें आप मुझे कभी नहीं देखेंगे, जनरली कभी नहीं जाता। तो टेड टॉक वगैरह के अब तक करीबन आई थिंक 9 इन्विटेशंस में रिजेक्ट कर चुका हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट से। तो ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एकदम से वेलोड दिखाई दिया, तो मुझे याद आया कि 2 हफ्ते पहले इन्होंने टेड टॉक के लिए इन्वाइट किया था। बाकी ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट में तो ये टॉप 10 में आता है। तो एनीवेज, इससे इस बहाने आपको याद भी हो जाएगा ये नाम। तो फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है नोएडा में, वो रिसर्च के लिए फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्र में इन 4 इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। जॉइंट डॉक्ट्रिन रिव्यू कॉन्फ्रेंस अभी अभी कहाँ हुआ? जॉइंट डॉक्ट्रिन रिव्यू कॉन्फ्रेंस जो है अभी अभी नई दिल्ली में हुआ था, और किसने करवाया? यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि किसने करवाया, तो ये करवाया हमारे IDS ने, यानी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहाँ पे। ये इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हमारी रक्षा मंत्रालय का वो संगठन है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करवाता है, समन्वय, सामंजस्य स्थापित करवाता है। किस कंपनी ने भविष्य के हवाई अड्डे के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक ऐप बनाया है? एवीओ ऐप बनाया है। ऑप्शन सी, अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड ने। बेसिकली क्या है, अदानी जो ग्रुप है, ये कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग, ये अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में, और 7 एयरपोर्ट्स इंडिया में ये मैनेज कर रहा है इस समय। 7 एयरपोर्ट्स का संचालन ये कर रहा है। तो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जिनका संचालन अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड कर रहा है? जैसे जयपुर एयरपोर्ट, राइट, जैसे मुंबई एयरपोर्ट, अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। तो ये 7 एयरपोर्ट हैं भारत के ऑपरेशनल, बहुत बड़े लेवल के, जिनको अदानी ग्रुप मैनेज कर रहा है। तो एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए ये ऐप है एवीओ। इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, जैसे सामान का अपडेट होगा रियल टाइम में, कौन सा गेट कब खुल रहा है, बोर्डिंग किस में स्टार्ट हो रही है क्या, तो उससे एयरपोर्ट के जो एयरलाइन है, ग्राउंड स्टाफ है, एयर होस्टेस हैं, पायलट हैं, उन सब के लिए आसान हो जाएगा काफ़ी, राइट। तो इसका नाम है एवीओ। एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये कौन से देश की कंपनी है? UAE, आबू धाबी में हेडक्वार्टर है। तो ये कौन सी कंपनी के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर में म्यूचुअल कॉपरेट करेगी? पहली बार है कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं UAE के साथ। तो भारत की तरफ से कंपनी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी ऑप्शन डी। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन काम करती है, और मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। और अभी अभी जो काकड़ा पार एटॉमिक पावर प्लांट है गुजरात में, उसकी आखिरी यूनिट, दूसरी और आखिरी यूनिट उसने स्टार्ट कर दी है 700 मेगावाट की। तो काकड़ा पार एटॉमिक पावर प्लांट जो गुजरात में है, पूरी तरह से अब ऑपरेशनल हो गया है। ये था हमारा वीडियो 15 सितंबर का हिंदी में, और वीडियो लंबा हो गया क्योंकि 5 गवर्नमेंट स्कीम्स थे, वो भी इतने डिटेल्ड। तो खैर, अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत ज़रूरी है ये आपकी अच्छे से रिवाइज करें। एग्ज़ाम का जो लेवल है, पहले एक समय था, आज से 1 साल पहले, जब मेरा वीडियो लगभग 18 मिनट, 19 मिनट, अब मुझे नहीं लगता पिछले 6 महीने में कोई भी वीडियो है जो कम से कम 27-28 मिनट का ना हो। 30 मिनट एवरेज है इनफैक्ट। जैसे अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 40 मिनट से ऊपर ही जाएगा जब एडिटिंग होगी तो उसके बाद। तो जो एवरेज मेरी जो, यानी 50% टाइम बढ़ा दिया है। सोचिए, जो वीडियो पहले 20 मिनट के होते थे, अब 30 मिनट के अगर होते हैं, तो 50% इंक्रीज टाइम में मैंने किया है। तो कुछ कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो वीडियो उनको अच्छे से रिवाइज़ किया करिए, और बहुत ज़्यादा बेस्ट 300 के चक्कर में मत पड़िए, आप डेली करंट अफेयर ही देखा करिए, राइट। उसी में असली चीज़ रहती है। अच्छी बात यह है कि जो मैंने बेस्ट 300 है, अब डेली करंट अफेयर से ही एडिट करने स्टार्ट किए हैं, तो उसमें वही आपको क्वालिटी मिलती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अब ये 40 मिनट में आप देखिए,
25 मिनट तो मैंने 5 गवर्नमेंट स्कीम को समझाने के लिए लिए हैं इसमें। अब जब मैं बेस्ट 300 रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आधा अधूरा सा ज्ञान दूँ, तो फिर ये मुझे रिकॉर्डिंग सारी उसी पैशन और उसी उसके साथ करनी पड़ती है जो पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। और बहुत सारे बच्चे फिर सिर्फ बेस्ट 300 देके जाते हैं, फिर क्वेश्चन डीप आता है वो नहीं कर पाते हैं, फिर वो मुझे ब्लेम करते हैं कि मैंने नहीं पढ़ाया। तो वो एक समस्या है। लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर देखेंगे या इवन अब 1 अक्टूबर से या ये कहिए 15 सितंबर से जो भी अभी ये बेस्ट 300 सीरीज आएगी उसको देखेंगे तो उसमें पूरा आपको वही कंटेंट मिलेगा जो डेली करंट अफेयर में मिलता है। तो मिलते हैं फिर 16 सितंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।